अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बात को। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एरिया हमारा शुरू होने जा रहा है जी। अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत अरसे से नहीं आया होता, मगर ये कि अभी पिछली दफ़ा ही आ गया है। और दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक का जो लिंक है ना, वो दूसरे टॉपिक के साथ भी बनता है। अगर मैं बात करूँ, इस टॉपिक का लिंक जो है वो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के नाम से एक एरिया है, उसमें बनता है। इस टॉपिक का लिंक जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ भी बना हुआ है एकदम। टॉपिक का लिंक जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ भी बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कॉस्टिंग में क्या है कि मर्जिंग ऑफ टॉपिक्स होती है। मर्जिंग ऑफ टॉपिक समझते हैं कि एक टॉपिक दूसरे को हेल्प करता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक टॉपिक दूसरे को हेल्प करता है। तो अगेन हो सकता है कि ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाए, मगर इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना हो, है ना। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात, इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लूँ। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा पार्टिसिपेट करें, चैट के थ्रू बताएं मुझे। इन्वेंट्री से आपके दिन में क्या आता है। ये टॉपिक का नाम इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। तो पहले हम इन्वेंट्री को समझने की कोशिश करते हैं ना। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, शाबाश टाइप करें, चैट के थ्रू बताएं। जी, सही कह रहे हैं शुमाइल खान। स्टॉक को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ब्राह्म सही है। एक न बैरम एक तरह से कह सकते हैं कि जो बेचा बिका नहीं है अभी तक। सही है ना। जो अभी तक अनसोल्ड गुड्स, क्या मैं ऐसे कह दूं कि इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक और अनसोल्ड गुड्स। मैं पूरा ना आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पीरियोडिक किसे कहते हैं, परपेचुअल किसे कहते हैं, तो बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक रूल समझ लेते हैं। ठीक है ना, बेसिक रूल समझ लेते हैं। बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल ये, गौर से देखिएगा। बेसिक रूल क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूड, इसका नोट भी कर लीजिएगा बाद में। बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ टू थिंग्स। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी, लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड होगी। कम पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट एंड एनआर। ठीक है जी, ये एक रूल है। अच्छा, इस रूल का गेम क्या है, मैं भी गेम समझाता हूँ, मगर पहले बात समझ आ रही है कि दो चीजों के लोअर पे रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल, कॉस्ट किसे कहते हैं, ये एक सवाल है। ठीक है, कॉस्ट किसे कहते हैं। अच्छा, आजकल आपको क्या लगता है, इन्वेंट्री ज्यादा रख रहे हैं लोग या कम रख रहे हैं। आजकल रमजान का सीजन है, ईद करीब है, क्या लगता है आपको, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए, सवाल का जवाब दें। हम्म आजकल ऐसे ही, मतलब ले मैंने अप्रोच, पार्टिसिपेट करें ना, देखिए मजा नहीं आएगा वरना। सही कह रहे हैं बहराम, सही कह रहे हैं सलीम, उसामा रईस सही कह रहे हैं, राव हसीब मुनव्वर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई ट्राई करें, बिल्कुल ज्यादा रखनी चाहिए। शाहफात बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाहफात साबिर। खुशी सही, नहीं खुशी ज्यादा रखनी चाहिए ना, कम क्यों रखेंगे। शुमाइल खान सही कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि दो वजूहत हैं। एक तो वजह ये आपके सामने है कि देखें ईद का सीजन करीब है, तो लोगों की बाइंग थोड़ी बढ़ जाती है ना, और रमजान में भी ज़्यादा जैसे कि राशन वाशन की ज़रूरत रहती है। फिर हमारे मुल्क में एक और मसला भी चल रहा है आजकल के, वो चीज़ें महंगी भी हो रही हैं। तो लोग इस वजह से भी ज़्यादा रख लेते हैं कि भाई अभी लेके रख लो, कल को ये ना हो कि और महंगा हो जाए। इस सोच से भी कुछ दुकानदार आज ही खरीद के रख रहे हैं माल, क्योंकि आपको पता है डॉलर डॉलर के रेट की वजह से आपको मुल्क की हालात आपके सामने, ढके छुपे नहीं किसी के किसी से भी।
तो अगर मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, डॉलर महंगा हो जा रहा है, तो फिर एक प्रॉब्लम आ सकता है ना कि भाई कल को और महंगा हो जाए। क्या ख्याल है? तो आप आज ही ले लो भाई, आज ही जो है क्या कहते हैं परचेज करके रख लो। तो इस वजह से लोग इन्वेंट्री आजकल थोड़ी ज़्यादा रख रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि इन्वेंट्री ज़्यादा रखी जा रही है, मगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे टॉप पे क्या है। तो एक 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 कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना नहीं सुना। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। इन सारी बातों के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड है, एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना। नाम सुना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का? प्रूडेंस को जानते हैं आप? प्रूडेंस एक साहब है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एनीवन? जितने लोग प्रूडेंस को जानते हैं वो यस करते हैं, और अगर कोई नहीं जानता तो नो कर दे। कोई जानता है प्रूडेंस को तो यस करेगा, शाबाश, पार्टिसिपेट करेंगे, क्लास पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नहीं जानता तो नो कर देगा। अच्छा जी, उसामा रईस जानते हैं जी, बहराम बाबर भी जानते हैं, शाह फहद, सलीम भट्ट, अहमद नईम, सुमाइल खान जानते हैं, राव हसीब मुनव्वर नहीं जानते आप? अच्छा कोई बात नहीं, राव मैं बताता हूँ। और कोई बाकी लोगों का क्या ख्याल है, जानते हैं भाई प्रूडेंस को? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब मैं प्रूडेंस चाहे कोई जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है मिसबा इमाम, ठीक है जी, कि मैं कह सकता हूँ कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। राव आपने नहीं पढ़ा, खैर हो गई। वो कहता है प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट को ओवर स्टेट ना करो। ओवर स्टेट का मतलब ये नहीं है ज्यादा कमाने को मना नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा प्रॉफिट ज्यादा ना कमाओ, ज्यादा ओवर स्टेट ना करो, यानी कि बढ़ा चढ़ा के ना शो करो। बकरीद पे कभी कभार आप कभी देखते हैं, बकरीद पे कभी आप बकरे लेने का इत्तेफाक हुआ है कभी, या कभी गुजरे हैं जहाँ पे बकरे सेल हो रहे हो? हाँ, कुर्बानी के जानवर सेल हो रहे हो, कभी आपने देखा है? वहां पे एक फनी सा सीन बताता हूँ मैं आपको। ये कहता है अवॉइड विंडो ड्रेसिंग, अवॉइड विंडो ड्रेसिंग। तो एक चीज, अब हम इतने समझदार हो गए मेरे ख्याल से, समझते हैं, जब आप देखते हैं कुर्बानी के जानवर, ऐसी फनी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे इस एग्जांपल से। कभी आपने नोट किया है कुर्बानी के जानवर जब बेच रहा होता है बंदा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ी, अल्लाह माफ करे, बस बेमानी का कल्चर है। तो विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, ठीक है ना, लगी लिपटी अकाउंटिंग। आपने कभी देखा है कि जब कोई बंदा बकरे सेल कर रहा होता है तो बकरे कैसे भारी नजर आ रहे होते हैं, ये पेट भारी हुआ होता है, ये ऐसा लगता है मोटे ताजे बकरे हैं। क्या एक्चुअल में वो उतने मोटे होते हैं? सवाल का जवाब दें। क्या एक्चुअल में वो इतने मोटे होते हैं? क्या एक्चुअल में वो इतने तगड़े होते हैं, इतने मोटे ताजे होते हैं? क्या होता है? उन्होंने अनफॉर्चुनेटली विंडो ड्रेसिंग करी होती है। अरे, विंडो ड्रेसिंग उनको भी आता है जी, उनको भी आता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है क्रिएटिव अकाउंटिंग, यानी कि जाली अकाउंटिंग, यानी कि जाली फिगर, यानी कि धोखाधड़ी। उन्होंने पानी पिलाया होता है, पता है आपको, बेसन वाला पानी पिलाया होता है, वो पेट को फुला देता है ना। और आप घर जैसे ही लेके आएंगे, आप बोलेंगे यार ये मैंने परचेज क्या किया था, ये साइज तो नहीं था। मगर जब आप 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अपने घर ले आए, घर में लाने के 4 घंटे बाद देखेंगे, तो वो अपनी असली हालत में आ चुका होगा। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता है नहीं होता? तो अकाउंटिंग हमें ये कहता है, प्रूडेंस साहब ये कहते हैं, प्रूडेंस साहब ये कहते हैं कि यार बकरे वाले की तरह आपने बेईमानी नहीं करनी। ठीक है ना, उस बकरे वाले की तरह आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी, आपने क्रिएटिव अकाउंट नहीं करनी, आपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना है, आपने पोजीशन को ओवरस्टेट नहीं करना है। प्रॉफिट से मैं समझता हूँ कि पोजीशन आती है बिजनेस की, एग्री करेंगे? कोई बिजनेस अच्छा है या बुरा है कैसे पता चलेगा? हाँ, पीएसओ बहुत अच्छी कंपनी है कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट को देख के। सही है ना? कि इलेक्ट्रिक खराब कंपनी कैसे पता चलेगा कि उसके प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस हैं? ऐसा ही है ना भाई? कि इलेक्ट्रिक को हम खराब क्यों कहते हैं? स्टील मिल अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है, क्या वजह है बताएं? पीआईए के बारे में क्या कहेंगे? पीआईए और स्टील मिल को आप क्या कहेंगे, अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी है? हम्म, पता है ना थोड़ा सा हमें पीआईए के बारे में? पाकिस्तान एयरलाइन हमारी, क्यों 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 इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, क्यों? क्योंकि लॉस कर रही है। तो प्रॉफिट बताता है कि भाई कितना अच्छा या कितना खराब बिजनेस है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग में ना, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट को हद से ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। नॉट का मतलब है कि बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, क्यों बुरी बात है? क्योंकि जाहिर सी बात है, शेयर होल्डर बेचारा घर बैठा हुआ है। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कंपनी में पैसा किसका लगा होता है?
थोड़ी थोड़ी बातें मैं हल्की फुल्की अकाउंटिंग की करता जा रहा हूँ, कोई मुश्किल बातें नहीं कर रहा। कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का लगा होता है, आवाम का लगा होता है, लोगों का लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को, लोग तो नहीं अच्छा मुझे बताएं, आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या कंपनी के मालिक बन जाते हैं? क्या कंपनी में जाके आप बैठना शुरू कर देंगे? क्या कंपनी में जाके आप अपना हुक्म चलाना शुरू कर देंगे कि आपने 100 शेयर खरीदे यूनिलीवर के, अब आप कल सुबह तैयार शेयर होके यूनिलीवर वाले के पास जाके बोल रहे हैं यूनिलीवर को मैं तुम्हारे शेयर ले चुका हूँ 100, अब मेरी बात मानो। वो कह रहेगा कैसी बातें कर रहे हैं, घर जाए भाई। सही है ना? तो कहने का मतलब है कि कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं करना है, प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है। और इसको अचीव कैसे किया जाएगा? इस रूल के थ्रू अचीव किया जाएगा। ये रूल कहता है कि इन्वेंट्री को कम पे रिकॉर्ड करो, ज्यादा पे रिकॉर्ड ना करो। इन्वेंट्री को कम पे रिकॉर्ड करो, ठीक है ना? इन्वेंट्री को ज्यादा पे रिकॉर्ड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अभी अभी पूरा लिंक होगा, अभी परेशानी की बात नहीं, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, क्लास शुरू हुई है। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली कि भाई क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं करनी है, विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है, हमने प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं करना है। ठीक है ना? ये प्रूडेंस की कहानी है, प्रूडेंस का मकसद ये है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल, ये कॉस्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉस्ट? अच्छा, दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, आज हम थोड़ी खुल के बात कर रहे हैं। दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या मतलब होता है? जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमने बेसिक में बहुत डिटेल बात कर ली। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। कोई फर्क बता सकता है बस दोनों में? क्या फर्क होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसे कहते हैं? जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है। और ट्रेडिंग बिजनेस किसे कहते हैं? जहाँ पे परचेज करके सेल किया जा रहा होता है। एग्री करते हैं? परचेज करके सेल किया जा रहा होता है, और एक होता है बना के सेल किया जा रहा है। मुझे बताएं, ये जो आप इतनी जबरदस्त वो देखते हैं। जी जी, एक मिनट रुकें। जी, मैं क्या कह रहा था आपसे? हाँ, ये मुझे बताएं, ये आपने, एक कंपनी है जिसका नाम है, ये क्या कहते हैं, जो पेन बनाती है, डॉलर कंपनी। ठीक है ना? डॉलर कंपनी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, एग्री करेंगे। एंग्रो का नाम सुना है आपने? एंग्रो का? एंग्रो क्या बनाती है? एंग्रो के बारे में बताते हैं आप? व्हाट इज एंग्रो? एनीवन? एंग्रो क्या काम करती है? दवाइयाँ बनाती है? हाँ, लैपटॉप बनाती है? नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। एंग्रो क्या बनाती है भाई? एंग्रो भी फर्टिलाइजर बनाती है, बिल्कुल। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बिल्कुल। फर्टिलाइजर बनाती है, बिल्कुल। ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है। अच्छा, पेप्सी के बारे में क्या कहेंगे? पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है? पेप्सी। पेप्सी के बारे में क्या ख्याल है? पेप्सी के बारे में क्या कहेंगे? रोज में पेप्सी की बातें करूँ मैं, क्या करूँ? एग्जाम्पल है ना। मैं पेप्सी के बारे में क्या कहेंगे भाई? पेप्सी जो है वो भी आपकी क्या है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कहाँ पे इसकी फैक्ट्री? साइड एरिया में इसकी फैक्ट्री है। साइड एरिया में इसकी जबरदस्ती फैक्ट्री बनी है, बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट्री है। ठीक है, तो इसका मतलब पेप्सी हो गया, एंग्रो हो गया। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। भाई आपने इम्तियाज का नाम सुना है? इम्तियाज, इम्तियाज सुपर मार्केट। जानते हैं? नाम सुना है आपने इम्तियाज सुपर मार्केट का? कौन है ये? कौन है ये? मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है? ये भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कहा। इम्तियाज वाले क्या करते हैं? अहमद नईम सही कह रहे हैं, शुमाइल खान सही कह रहे हैं, उसामा रईफ सही कह रहे हैं, राव हसीब, रीडिंग रीडिंग नहीं ट्रेडिंग, चंदा खुशी सही कह रहे हैं, शाहफाज सही कह रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग बिजनेस है। इम्तियाज सुपर मार्केट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस भाई। ठीक है ना? कि बाहर वो गुड जो है वो वहां से हम क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, अपनी मर्जी का जाके खरीद लेते हैं। ठीक है। इम्तियाज हो गया, स्पार सुपर मार्केट एक है, ठीक है, आगा सुपर मार्केट है, ये सारे के सारे क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, क्या इन्वेंट्री एक 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 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है?
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट क्या होती है, इनकी कॉस्ट क्या होती है, को बता सकता है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मटीरियल, लेबर प्लस ओवरहेड, पढ़ा था ये हमने, एग्री करेंगे? ठीक है, इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बल्कि मैं डिटेल में लिख देता हूँ। कॉस्ट मीन्स इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एग्री करेंगे? दैट इज मटीरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। यही पढ़ा है, कॉस्ट के कंपोनेंट तीन होते हैं, बेसिक कनेक्ट हो रहे हैं, और पिछला टॉपिक अगले को कनेक्ट करेगा भाई, और पिछला टॉपिक अगले को कनेक्ट करेगा। कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड आएगा। याद है कॉस्ट के तीन कंपोनेंट पढ़े थे हमने। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूं तो मेरी कॉस्ट ये होगी, ठीक है ना। बट अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस हूँ तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू कन्वर्ट टू, सॉरी, all cost to bring inventory into present location and condition। कोई लंबी चौड़ी बात हो रही है, टेंशन की बात नहीं है। देखें, बात को समझिएगा। कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा? कॉस्ट में परचेज प्राइस भी शामिल होगी, कॉस्ट में परचेज प्राइस भी शामिल होगी, और उसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा, परचेज प्राइस के अलावा, ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन की, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। भाई इम्तियाज सुपर मार्केट ने परचेज किया है, लेट से, वो क्या कहते हैं, पेप्सी से गुड्स, ठीक है ना। तो उसकी कॉस्ट में सिर्फ पेप्सी को जो पैसे देने वो नहीं है भाई। पेप्सी वाला कह रहे है कि आपने गुड्स हमारे गोडाउन से, हमारे वेयरहाउस से, हमारे स्टोर से निकाल के अपने पास लेके आनी होगी। तो इम्तियाज सुपर मार्केट की लेट से वैन जा रही है, मिसाल के तौर पे, वैसे तो पेप्सी की वैन जाती है, मगर लेट से हम स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इम्तियाज सुपर मार्केट को अपने अपने स्टॉक में मंगवाने के लिए कॉस्ट लग रही है, तो वो कॉस्ट भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, वो कॉस्ट भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। यानी कि कॉस्ट में से परचेज प्राइस नहीं है, जितने का माल आ रहा है वो नहीं, उसके अलावा जितने भी कॉस्ट है जो उसको उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने की कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट में आएगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है? मैं रिपीट करता हूँ बात को। देखो, आपको ये बात पता होगी कि गुड्स आपके पास चल के नहीं आती, आपको मंगवानी पड़ती है ना यार, ये सॉर नो। आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, और आसान कर लेते हैं, चले बहुत आसान कर लेते हैं, खाने पीने की बातें करो, अपोलॉजीज फॉर दिस, ठीक है। मगर क्या करें यार, एग्जाम्पल ऐसी दिन में आ रही है। आपने ना एक जगह से पिज्जा ऑर्डर किया, सुनिएगा गौर से। अब पिज्जे की जो आपने नेट पे प्राइस देखी है ना, वो है पिज्जे की प्राइस, डील भी लगी हुई है 1000 रुपए। एक लार्ज पिज्जा आपको 1000 रुपए का मिल रहा है, डील लगी है डिस्काउंट के बाद। मगर आपको बाद में जो है ना डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। वो कहता नहीं जी, आपका घर बहुत दूर है, डिलीवरी चार्जेस आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताएं, आप कॉस्ट में 1000 रिकॉर्ड करेंगे या 1200 रिकॉर्ड करेंगे? आपके लिए कॉस्ट 1000 है या 1200 है? मुझे बताएं, जवाब दें। 200 रुपये कह रहे सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे सर, आपका बहुत दूर कर, और रश का टाइम है सर, आपको पता है रश के अलग, पेट्रोल महंगा हो गया सर, ये भी आप जानते हैं। वो उसने कहानियां सुनाई, हमने कहा बस 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 बस, कहानी बहुत हो गई, मुझे बताओ कितने देने। उसने कहा 200 रुपये एक्स्ट्रा देने। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंजूर है यार, कोई बात नहीं, पिज्जा खाने का मूड हो रहा है इफ्तार में, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। यही बात लिखी है यहाँ पे, ऑल कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंटरी इनटू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। आपने कहा नहीं यार, 200 रुपये बहुत ज्यादा है, मेरा गुजर होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बाइक के राइडर सेंड कर देता हूँ। आपने बाइक के राइडर सेंड किया, बाइक के वाले ने आपसे 150 रुपये लिए, अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1150 हो जाएगी। मगर मेरी बात समझे, चाहे आप बाइक या राइडर सेंड करें, चाहे आप बाइक या करवाएं, या चाहे आप उसके बंदे को बोलें डिलीवरी कराने को, दोनों केस में क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको ये कॉस्ट भी तो शामिल करनी पड़ रही है, दूसरी कॉस्ट भी तो शामिल करनी पड़ रही है। खाली परचेज प्राइस नहीं रिकॉर्ड करे, कॉस्ट में बाकी चीज भी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ऐसा ही है, यही लिखा हुआ है, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है ना, टू प्रेजेंट। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने
ये क्या नाम है, मैं आपको एग्जांपल में, एक इलेक्ट्रिक की शॉप है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक की शॉप है, सही है। वो हायर का, जिसे कहते हैं ना हायर का फ्रिज सेल करेगी, ठीक है, हायर एक कंपनी है, नाम सुना है आपने हायर का, ये हायर का एसी सेल करेगी। अब आपको मुझे आपको पता है कि हायर का जो एसी है वो पोर्ट से, अच्छा अब अगर आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट बिजनेस किस में आएगा, अगर आप इंपोर्ट करके बेचते हो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा, पहले तो मुझे ये बता दो। अगर आप इंपोर्ट समझते हैं, बाहर से दूसरे मुल्क से गुड्स मंगवा के हम बेचते हैं अगर, ठीक है, तो हम ट्रेडिंग बिजनेस में आएंगे या मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, जल्दी बता रहे हैं। वन या टू, वन या टू, वन या टू, वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड टू इज ट्रेडिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं शुमाइल खान, राव हसीब सही कह रहे हैं, शाह फहद सही कह रहे हैं, उमर फारूक सही कह रहे हैं, अहमद नईम, बहराम बाबर, उमर फारूक सही कह रहे हैं, मलिक मनी चंदा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ ना, ट्रेडिंग हुआ ना, हम तो बाजार से बना बनाया ले रहे हैं, चाइना का माल मंगवाया हमने, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, चाइना की कमी है शायद, और यहाँ आईलेट्स भेज दिया, यहाँ आईलेट्स भेज दिया। तो अब मुझे बताओ, एसी को जब पोर्ट से लेके आऊंगा तो पोर्ट से लाने की कॉस्ट मेरी कॉस्ट में आएगी नहीं आएगी? पोर्ट में माल आ गया, पोर्ट में माल पड़ा हुआ है, क्लियरिंग एजेंट को पैसे देने पड़ रहे हैं क्लियर करवाने के लिए, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही है क्लियर कराने के लिए, फिर उसके बाद वहां से माल यहाँ पे हमारे ट्रक में आ रहा है, उसकी कॉस्ट, फिर ट्रक में आने के बाद यहाँ पे फिर अनलोड हो रहा है, अनलोड समझते हैं, ट्रक से माल उतरवाना पड़ेगा ना, खुद तो नहीं उतारेंगे ना हम जाके रात में यार, हमने बंदे हायर किए होंगे, वो बंदे जो है ना एसी उठा उठा के हमारे वेयरहाउस में रखेंगे, तो क्या ये सारी कॉस्ट आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो कॉस्ट में मैं तो आपको बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, मगर बस आप इतना समझ लो कि अगर हम खुद बनाएंगे तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड आएगा, और अगर हम बना बनाया प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आएगी, उसके रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, जब तक उसको आप प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में ले नहीं आते, तब तक सारी की सारी कॉस्ट आपको कॉस्ट में शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है, ये कॉस्ट हो गई, सही है। अच्छा, आप एक चीज ध्यान में रखना, हमने किस पे रिकॉर्ड करना है, हमने इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करना है? लोअर पे, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ बराबर में, ठीक है, कॉस्ट में मैंने आपसे बात कर ली, दूसरी चीज समझ लिया, एनआरवी, नेट रिलायबल वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट क्लियर है, एक्सचेंज गेन लॉस भी आना चाहिए बिल्कुल, अगर देखो उससे रिलेटेड है, अगर फरिया आप बात को समझें, अगर फरिया हमारा उसी से रिलेटेड है, किससे? इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड है, यानी कि इन्वेंट्री खरीदते हुए हमें नुकसान हो गया है, डॉलर की वजह से कुछ नुकसान हो गया है, तो वो सारे के सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे, ठीक है ना, सारे के सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे, हमें कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एनआरवी की बात कर लेते हैं, एनआरवी किसे कहते हैं? जो भी कॉस्ट उससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो सारी की सारी आपको रिकॉर्ड करनी होगी। अच्छा, एक्सचेंज गेन लॉस, अगर देखें एक्सचेंज गेन लॉस वैसे तो जो है ना बाद में होता है, बाद में समझते हैं, पेमेंट के बाद होता है, अगर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के दौरान हो गया तो उसको कॉस्ट में शामिल करेंगे, अगर सब्सिक्वेंट में तो नहीं करेंगे, ठीक है, सब्सिक्वेंटली नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एक बात है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब क्या है कि हमने अपने पास लिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनआरवी किसे कहते हैं? को भी समझ ले, फिर नोट करना है आपने, ठीक है ना, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, सारी नोट करनी है आपने, रजिस्टर तगड़ा बनाना है, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, 3 वादे आपसे किए थे, वादे लिए थे, रजिस्टर प्रॉपर बनाना है, और टेस्ट मिस नहीं करने हैं, और पेंडिंग लेक्चर्स नहीं रखने जी, पेंडिंग लेक्चर्स नहीं रखने। अच्छा, एनआरवी, नेट रिलायबल वैल्यू, रियलाइजेबल का मतलब क्या होता है? रियलाइजेबल का मतलब क्या होता है? रियलाइजेबल का मतलब है उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। जब सुनिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम प्यार से एनआरवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको प्यार से? एनआरवी, फॉर्मूला क्या है एनआरवी का? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका एक फुल फॉर्म भी है, पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। कॉस्ट टू कन्वर्ट, देखिएगा, बिल्कुल अभी देखते हैं, बड़ी प्यारी एग्जांपल देंगे, इसमें भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे हम। इनटू सेलेबल कंडीशन, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा होगा वो एनआरवी में है, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल, नॉर्मली डैमेज गुड्स के लिए यूज होती है नॉर्मली एनआरवी, नॉर्मली, बट आम गुड्स के लिए पता होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, आज की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और कल की क्लास, कल परसों की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट, दोनों लाइव क्लासेस मिस नहीं करनी है। और डेमो अलाउ है, जिसका कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, मगर ये पूरी पूरी क्लास अटेंड करिएगा, देखिए मिस नहीं करिएगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, आपसे कुछ कह रहा था कि मैं आपसे ये कह रहा था भाई, एनआरवी का फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कन्वर्ट इन्वेंट्री इनटू सेलेबल कंडीशन। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल ये कि सेलिंग प्राइस है एक आइटम की, लेट से 50 रुपये, ठीक है ना। मटेरियल लग रहा है 10 रुपये का, लेबर लग रहा है 15 रुपये का, प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहे हैं, ओवरहेड याद आ रहे हैं जो ट्रेस नहीं हो सकते, तो इनडायरेक्ट रेंट वगैरह 8 रुपये, ठीक है ना। सेलिंग कॉस्ट लग रही है 10 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ रहा है बंदे का, प्रॉफिट आ भी रहा है नहीं आ रहा है, 7 रुपये। अब सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो करना जरूरी है। देखें फॉर्मूला मैं भी सिखाता हूँ, मुझे पहले बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है रिक्वायर्ड के, डिटरमिन कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। एग्जांपल नंबर 1 है, सही। ए पार्ट का आंसर देने, डिटरमिन एनआरवी एंड सी वैल्यू यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो हमारा टॉपिक है वो सी पार्ट में क्लियर हो जाएगा, सी पार्ट में क्लियर होगा हमारा टॉपिक, ठीक है। अच्छा, एक काम करें, इसको नोट भी कर लें अभी, प्लीज यार, एक काम करें, इसको नोट करें फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर वाला नोट कर लिया था आप लोगों ने, ये वाला एरिया नोट कर लिया, ये सो नो में जवाब दें, चैट के थ्रू बताएं। ये ऊपर वाला एरिया नोट किए, इन्वेंट्री अनसोल्ड गुड्स को कहते हैं लोअर कॉस्ट, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब आप ये वाला एरिया नोट कर लें प्लीज, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाला स्केच नोट कर लें, दिस वन, और ये एग्जांपल नोट करें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, पहले नोट करें सुकून से, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, टेंशन ना लें, सब समझ आएगा इनका। ठीक है, नोट करें, फिर बात करते हैं, जल्दी से नोट करें, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है भैया इसको नोट करो यहाँ तक, फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल बेसिक इसीलिए बनाई गई ताकि परेशानी ना हो, जल्दी। अच्छा भैया, इसकी कॉस्ट तो बताएं, मैं जरा आप लोगों से पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, मुझे बताएं इसकी कॉस्ट कितनी होगी। ए पार्ट का आंसर आप मुझे बताएंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्योंकि मटेरियल भी आ रहा है, लेबर भी हम लगा रहे हैं, ओवरहेड भी हम लगा रहे हैं, फैक्ट्री भी हमारी है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट, कॉस्ट 43 कह रहे हैं, बहराम 43 कह रहे हैं, उसामा रईस 43 कह रहे हैं, राव 43 कह रहे हैं, सुमाइल खान 43 कह रहे हैं। उसामा रईस ने 33 चेंज कर लिया, उसामा रईस यू टर्न ले लिया आपने, और कोई ट्राई करे। एक आंसर 43 आ रहा है, बहुत कॉमन है, और एक आंसर 33 भी आया है, बाकी लोगों का क्या ख्याल है। नहीं 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 नहीं, अहमद नहीं, चंदा नहीं, 35 आएगा इसका। शाह फहद का 33 आ रहा है, फरिया खालिद का 33 आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं जी, 43 और 33, दो में से एक सही है। उमर फारूक का 35 आ रहा है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट उमर फारूक, एब्सोल्युटली नॉट, ये डायलॉग था ना। ठीक है, अच्छा सुने, 43 उमर फारूक कह रहे हैं, बहराम 33 कह रहे हैं, उमर फारूक 43 कह रहे हैं, मिसबा इमाम 33 कह रहे हैं। अच्छा, मैं भी कुछ कह दूं, भैया बात समझिएगा, गेम ये है, कोई बात नहीं, गलती हो रही, कोई बात, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमसे कहा कह रहा है इट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भाई मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग नहीं, सेलिंग कॉस्ट तो इधर आएगी ना यार एनआरवी में,
सेलिंग कॉस्ट तो एनआरवी में आएगी ना, इनटू सेलेबल कंडीशन। देखो सेलेबल कंडीशन का वर्ड यहाँ आना तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे आने का है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कौन सी कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब है मटेरियल आएगा यस, लेबर आएगा यस, प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा यस यस, मगर क्या क्या ये आएगा, नो, सेलिंग कॉस्ट नहीं आनी। मेरी बात समझ आ रही, सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में हमारे पास हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10 + 15 + 8 इट बिकम्स 33। उमर फारूक क्लियर हो गई बात। 43 में गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट का मतलब होता है बनाने की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, ट्रेडिंग की नहीं, ट्रेडिंग की नहीं, सही है। अच्छा अब एनआरवी पे आ जाओ, अब आपको एनआरवी ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब आपको एनआरवी ज्यादा अच्छा समझ आएगा भाई। एनआरवी कह रहे हैं, एनआरवी निकाल लो। एनआरवी का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस which is 50 minus cost to convert inventory into saleable condition। सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा हुआ, सेलेबल कंडीशन। सेलेबल कंडीशन का क्या मतलब हुआ, जो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया जाएगा, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो ये नहीं है, नहीं मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, ओवरहेड नहीं है, सीलिंग कॉस्ट है जी, सेलिंग कॉस्ट है, जो कि कितनी है 10, एनआरवी हो जाएगी 40। अब इसकी लॉजिक बताऊं मैं आपको इसकी लॉजिक बताएं हम। अब हम आपको इसकी लॉजिक बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। ये आइटम हमारी नजर में कितने का है, एक एंगल देखने का, ये फैक्ट्री वाले की नजर में कितने का है। फैक्ट्री वाला कंधा कह रहा है ये आइटम 33 का है, कितने का कह रहा है 33 का कह रहा है। हमने भाई अंकल 33 कैसे बना, उन्होंने कहा भाई देखो इस पे हमारा मटेरियल लगा है 10 का, इस पे हमारा लेबर लगा है 15 का, इस पे हमारा ओवरहेड लगा है 8 का। हमने कहा ठीक है अंकल, तो कितना हुआ, तो अंकल कह रहे हैं भाई देखो 10 का मटेरियल, 15 का लेबर, 8 का ओवरहेड, ये होता है 33। इसका मतलब हमारी जेब से 33 लग गया, मेरी नजर में तो ये 33 का है। अंकल ने ये बोल दिया। अच्छा ऑफिस वाला बंदा जो है ना, ऑफिस वाला बंदा फैक्ट्री को नहीं जानता, वो कहता है भाई फैक्ट्री वाले से उनकी टेसल लगी रहती है, वो कह रहे हैं मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। कौन, मार्केटिंग का बंदा। हमने कहा कितने का है, वो कह रहे हैं मेरी नजर में ये प्रोडक्ट है 50 रुपए का। सही कह रहा है वो बंदा, मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग वाला बंदा सही कह रहा है, कह रहा है भाई मैं चाहूँ ना इसको 50 रुपए का बेच सकता हूँ, खड़े खड़े आपको 50 रुपए ला के दिखाऊँ मैं आपको, ये प्रोडक्ट 50 रुपए का बिक जाएगा। सही कह रहा है गलत कह रहा है, मुझे बताएं, जवाब दें। वो कह रहे हैं भाई आप अकाउंटेंट हैं, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपने अंकल की बातें भी सुन ली और अब आप इस बंदे की बातें भी सुन रहे हैं, मार्केटिंग वाले बंदे की बात भी सुन रहे हैं। मार्केटिंग वाला बंदा कह रहा है मेरी नज़र में ये 50 रुपए का प्रोडक्ट है क्योंकि मैं इससे 50 रुपए जनरेट कर सकता हूँ, मैं अभी चाहूँ 50 रुपए का नोट आपको लाके दे दूंगा इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। एग्री करते हैं इस बंदे की बात, ये सुन लो। गलत तो नहीं कह रहा वो, मगर हमने एक करेक्शन की उसको, हमने कहा नहीं रुको, हमने कहा यार देखो एक मसला है इसमें, सुनना, हमने कहा यार देखो एक मसला ये कि 50 रुपए का बेचने जाओगे ना तो तुम्हें बीच में एक एफर्ट करनी पड़ेगी, एक सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, किसी को कमीशन देना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कमीशन ना, कमीशन, डिलीवरी एक्सपेंस। हाँ, तो हमने कहा यार देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है सेल करने की कॉस्ट। तो तुम 50 रुपए का बेच तो दोगे मगर इसको बेचने के लिए तुम्हें 10 रुपए की मदद की जरूरत है, ये तुम 10 रुपए की सेलिंग कॉस्ट नहीं करोगे बिकेगा नहीं। बंदा कह रहे बात तो सही है। तो अब उसकी नजर में वैल्यू कितनी हो गई, अब एग्री करेंगे, राव अभी क्लियर है, कुछ बेहतर हुई बात। भाई 50 रुपए वो ला के देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सही कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, बिक जाएगा 50 रुपए का, सेलिंग प्राइस 50 रुपए, मार्केट में 50 रुपए का रेट चल रहा है। मगर ये बात भी हकीकत है, ये बात भी हकीकत है कि 50 रुपए को अर्न करने के लिए भाई देखो ना, मुझे बताओ आज के दौर में कोई बिजनेस ऐसा है जो मार्केटिंग के बगैर जिंदा हो। मार्केटिंग की कॉस्ट तो हर किसी को करनी पड़ती है, सेलिंग कॉस्ट तो देनी पड़ती है ना, कमीशन तो देना पड़ता है। दवाइयों की कंपनियां तो अल्लाह माफ करे, मैं दवाइयों की कंपनी में आगे आगे बात करूंगा क्योंकि फार्मास्यूटिकल का मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है अलहमदुलिल्लाह। आज नहीं बात करूंगा, आज बस मैं इतना बताऊंगा, फार्मास्यूटिकल में मैं बड़े किस्से कहानियां सुनाने वाला हूँ आपको कि डॉक्टर्स क्या करते हैं और कंपनियां क्या करती हैं, अल्लाह माफ करे, सारी कहानियां आगे पता चलेंगी। खैर, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी भाई, 40 रुपए। अच्छा अब मुझे बताओ इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करेंगे। एनआरवी का मतलब समझ आ गया, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कन्वर्ट इन्वेंट्री इनटू सेलेबल कंडीशन। इसका एक और नाम भी होता है, एनआरवी का एक और फॉर्मूला भी होता है, एनआरवी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। एग्री करेंगे, कॉस्ट टू सेल, सेल करने की कॉस्ट, बेचने की कॉस्ट, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे बताएं इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी, जल्दी से करें, खत्म हो रहा है सवाल, फिर मैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे लेके आता हूँ। हाँ जी, वैल्यू यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री के बारे में हमने पढ़ा था, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, यही पढ़ा था। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी यही पढ़ा था। और लोअर क्यों होता है मैं भी इसकी लॉजिक बताऊंगा, हायर क्यों नहीं होता। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी हमने पढ़ा, यही पढ़ा है कि लोअर कितना, कौन है लोअर, बताएं, जवाब दें, कितने पे रिकॉर्ड करें। और लॉजिक में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। 33 की कॉस्ट है, 40 की एनआरवी है। 33, 33 कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे भाई। ठीक है, नोट करें इन बातों को जरा जल्दी से, नोट करें इन बातों को जरा। और फिर मैं एक एग्जांपल 2 करा रहा हूँ। इसमें कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, किसी का कोई भी किस्म का कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें। जवाब दें। क्लियर है बात हमें, 33 इज द राइट आंसर, इसको नोट कर लें प्लीज। और फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में बता रहा हूँ ये पढ़ने, करेंगे यूजुअल। इज दिस फाइन। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पे आइएगा प्लीज। इन्वेंट्री में हमारे पास 100 कैलकुलेटर हैं जी। प्रॉफिट की बात करेंगे अभी, बात बात करेंगे थोड़ी देर में। प्रॉफिट ओवर स्टेटेड को रीस्टेटेड करने की भी अकाउंटिंग बिल्कुल करेंगे राव, ये आगे जाके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कहानी सुनिएगा, कहानी बड़ी मजेदार है। हमारे पास एक कैलकुलेटर है जो हम 2,000 रुपये का बेच सकते हैं। सुनिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेटर इज सोल्ड फॉर 22,000 आफ्टर इनकरिंग यूजुअल सेलिंग कॉस्ट ऑफ 300। बीच में हमने कोई एजेंट को कमीशन देना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन देना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को हम पैसे देते हैं बेचने के, कुछ और लोग हैं रास्ते में उनको हम कुछ शेयर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। तो सेल करना आसान नहीं, 300 रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हालात है। हमारे पास 100 कैलकुलेटर पड़े हुए इन्वेंट्री में, आउट ऑफ विच 20 आर डैमेज्ड ड्यू टू रेन। बारिश का पानी आ गया था भाई, बड़ी तबाहकुन बारिशें हुई थी हमारे मुल्क में और हमारे शहर में। और बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से 20 कैलकुलेटर ऐसे हैं जो डैमेज हो गए। अब आप मुझे बताएं, डैमेज कैलकुलेटर क्या करें, फेंक दें, कचरे में डाल दें, क्या किया जाए? फेंक दें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। रिपेयर कॉस्ट ऑफ रुपीज, रिपेयर कॉस्ट ऑफ रुपीज 200 इज नीडेड बिफोर नीडेड। ठीक है, रिपेयर कॉस्ट कितनी लगेगी टू मेक दिस कैलकुलेटर रेडी फॉर सेल? ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये कि आपने डिटरमिन टोटल एनआरवी ऑफ 100 कैलकुलेटर। छोटा सा एग्जांपल मैंने कराया कि आपको एनआरवी निकालनी है 100 कैलकुलेटर, कैसे निकालें। मैं आपको थोड़ा टाइम भी देता हूँ ना, इसको आप नोट करें। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको नोट करने का तो अपना जहन लगाए। मैंने पूरा सिनेरियो लिख दिया कि 100 में से 20 कैलकुलेटर का कुछ मसला हो चुका है, उनको रिपेयर कराना पड़ेगा, 200 रुपये का खर्चा आएगा। बाकी कैलकुलेटर ठीक ठाक है, उनमें बारिश का पानी नहीं आया है। तो आपसे पूछा गया एनआरवी बता दो 100 कैलकुलेटर की, यानी कि 100 में से 20 कैलकुलेटर अलग है जो डैमेज है, 80 कैलकुलेटर अलग है। 80 कैलकुलेटर नॉर्मल है।
और 20 डैमेज है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ गुजारिश है मुझे इन दोनों की एनआरवी निकाल के बताएं, दोनों को ऐड कर ले, टोटल आ जाएगी। तो ज़रा टाइम लगाएं ना, ज़रा 2 मिनट लगाएं, देखते हैं आपको कितना समझ आ रहा है। मैं तो सॉल्व करा ही दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, गलत भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, मैं हूँ सही कराने के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें, मगर एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए पहले। एग्जाम्पल नंबर 2, आप प्लीज इसको नोट कर लें। अ कैलकुलेटर इज सोल्ड फॉर 2000 आफ्टर इनकरिंग यूजुअल सेलिंग कॉस्ट ऑफ 300, देयर आर 100 कैलकुलेटेड इन इन्वेंट्री, आउट ऑफ विच 200 आर डैमेज ड्यू टू रेन। रिपेयर कॉस्ट ऑफ 200 इज नीडेड टू मेक दीज कैलकुलेटर रेडी फॉर सेल। 200 रुपए की रिपेयर कॉस्ट लगेगी। डिटरमिन एनआरवी फॉर 100 कैलकुलेटर, ये पूरे 100 के 100 कैलकुलेटर की एनआरवी बता रहे हैं। जल्दी से बताएंगे और टाइम स्टार्ट हो, नोट करें, आंसर बताएं, 2 मिनट है। रिकॉर्डिंग वाले आजाद से गुजारिश है भाई वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें प्लीज यार, खुद से ट्राई करें, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर। शाबाश, जल्दी जी आ गया आंसर, काफी लोग हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं जी, ठीक है। बहरा अभी देखते हैं, उसामा रईस अभी चेक करते हैं आंसर आपका, शाहफाद अभी चेक करते हैं आंसर, टोटल आपने बता दिया है। उसामा फारूक चेक करते हैं। अच्छा आसान कर लेते हैं, पहले मुझे बताएं नॉर्मल एनआरवी कितनी है, नॉर्मल एनआरवी, डैमेज को साइड में कर दें, डैमेज को साइड में कर दें, नॉर्मल एनआरवी एक तरफ हम कर लें, नॉर्मल यूनिट्स कर लें। अच्छा यार देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, कॉस्टिंग जैसे पेपर में ना आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो मेरी थ्रू आउट द सेशन कोशिश होगी, सिर्फ आज नहीं आगे भी, कि पहले मैं आपको टाइम दूं मेजोरिटी जगहों में, और आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप पहले खुद ट्राई करो और फिर मैं आऊँ गेम में। देखो वरना मैं तो अगर खुद ही कराने लग गया तो फायदा क्या हुआ, वैल्यू एडिशन क्या हुई, मैं तो पेपर में नहीं होऊंगा, ठीक है ना। मैं इसलिए मेरी तस्वीर भी नहीं आती, तो पेपर में ना मेरी तस्वीर नजर आएगी आपको, पेपर में तो आप ही होंगे भाई। तो अगर आप अभी से एक हैबिट बनाएंगे ना कि यार नहीं सर ने बोला है ट्राई करने को, ट्राई करेंगे, परेशान ना हो, देखें कोई बात नहीं, हार जीत अभी हो सकती है, मसला नहीं है, ठीक है ना, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। शुरू से हम अपनी हैबिट बनाए नहीं है, हमने ट्राई जरूर करना है, गलत सही का मसला नहीं है, ठीक है। मगर अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, डरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी आसान चीज़ों में भी ऐसे करना है, और जब मुश्किल मुश्किल सवाल करेंगे वहाँ भी मैं आपको कुछ जगहों में डेलीगेट करूंगा चीज़ें, अक्सर जगहों में इनफैक्ट, तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइव में आ रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। गलत सही से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी ना डरें, ये कोई आई कैप का पेपर तो है नहीं, ठीक है। तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, अगेन ये कॉलम वाला बनाना आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस की बेस पर समझ आ जाएगा। नॉर्मल यूनिट्स का मैं अलग कॉलम बना रहा हूँ और डैमेज यूनिट्स का मैं अलग कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। एनआरवी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दोनों की 2000, दोनों 2-2 हज़ार के बिक जाएंगे, डैमेज भी 2000 का ही बिक जाएगा, मगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम है, लेस कॉस्ट टू सेल। एक इसमें कॉस्ट लग रही है यूजुअल सेलिंग कॉस्ट, यूजुअल का मतलब समझते हैं, जो आम हालात में भी लगती है, जो अनोखी नहीं है, कितनी है 300, डैमेज यूनिट पे भी आएगी ना। और एक और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी रिपेयर कॉस्ट, एग्री करेंगे, मेरी बात समझ आ गई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि रिपेयर कॉस्ट भी सेल करने के लिए जरूरी है, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है या नहीं। अब मैं एनआरवी निकाल, 1700, 1500, इसके यूनिट्स कितने 80, इसके यूनिट्स कितने 20, एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, एनआरवी अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 136,000, 30,000, कितने लोगों का 166,000 मेरे लिखने से पहले खुद ही आ गया था। क्या कोई हम में से अभी लाइव क्लास में मौजूद है जिसका 166,000 आ गया हो? उसामा रईस का आ गया है, अहमद नईम का भी आ गया है, और बहराम बाबर का भी आ गया है, शाह फहद साबिर का भी आ गया है, ऐसा ही है। और बाकी लोग भी मुझे बताएं कहाँ कहाँ आपका आंसर आया है। राव हसीब ठीक है, आपका भी आ गया है, उमर फारूक का भी आ गया है। उमर फारूक ने 136 तो निकाल लिया था, बाकी मेरे ख्याल से निकाल लेते हैं। लेट्स गुड यार, परेशानी तो नहीं हो रही है, जिन लोगों का नहीं आया था या गलत आया था उनसे मेरी मेरी गुजारिश है, मुझे बताएं जरा। फरिया खालिद आपको क्लियर हो गई बात?
आपने डैमेज यूनिट को रिस्पेक्ट नहीं दी ना, थोड़ा सा देखें, डैमेज यूनिट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना, उनकी एनआरवी और कम होगी। अच्छा लॉजिक भी है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू और गिर गई ना, गिर गई, वर्थ गिर गई, ये फाइनल एनआरवी है ये। अभी इन्वेंट्री की वैल्यू डिपेंड करता है कॉस्ट कितनी है। क्लियर है? बिन लोगों का आंसर डिफरेंट था, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? पूछ लें यार, कोई भी सवाल है किसी का। और भाई मेरा नंबर सब आपके पास मौजूद है, ठीक है जी, मिस भाई मैम आपका भी आ गया है, सही है। मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, किसी को कोई रिकॉर्डिंग के दौरान भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो भाई मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं क्वेरी को अलहमदुलिल्लाह रिजॉल्व कर रहा हूँ, और पहले भी करता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर दिस पॉइंट? नोट कर लें प्लीज जिन्होंने नहीं किया था पूरा। अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे एक डिफरेंट एरिया पे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक हो गया? पीडीएफ शेयर किया था हैंडआउट का, एप्लीकेशन भी ओपन कर, हैंडआउट का पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप पे, ऑलरेडी मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ हैंडआउट का पीडीएफ ना, ऑलरेडी ग्रुप पे है। उनकी सेलिंग कॉस्ट डिफरेंट 100, क्या कह रहे हैं, अगर अगर जो कैलकुलेटर रिपेयर होंगे उनकी सेलिंग कॉस्ट इनके डिफरेंट हो 100 ना हो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं फरिया, अगर उनकी सेलिंग कॉस्ट 300 नहीं है, उनको बेचने के लिए और एफर्ट करना पड़ रहा है 500 रुपये डैमेज यूनिट को बेचने के लिए, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 500 कर दूंगा, ये 1300 हो जाएगा। ठीक है ना फरिया? अगर लेट से वो कहता है कि आपको डैमेज यूनिट को बेचने में और ज्यादा एफर्ट लगाना है, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है मुझे और पैसे लगाने हैं, ठीक है, सही है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप जो है वो क्या कहते हैं, अभी उसको चेंज कर दोगे, अभी तो ऐसा नहीं है, मगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, अभी ये तो ऐसा नहीं है, मगर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा किया जा सकता था, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने हैंड आउट वापस भी शेयर कर दिया एक दफ़ा ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं। 2000 सेलिंग प्राइस नहीं, हाँ सेलिंग प्राइस भी चेंज हो सकती है। सेलिंग प्राइस 2000 की जगह कह रहे नहीं ये बिकेगा 1800 का, तो डब्बा खराब हो गया, 1800 का बिकेगा, कोई बात नहीं, देखें चेंजेस कर देंगे, मैंने इसीलिए छोटा सा टेबल बना दिया, जो कि वक्त के साथ साथ आपको आसान लगेगा समझना, वक्त के साथ साथ आसान लगेगा आपको समझना, ठीक है ना। तो टेबल बनाना भी आपको खुद आ जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेसिस में इंशाल्लाह चीज़ आपको, तो देखें टेबल में चेंज कर देंगे, 2000 की जगह कुछ और कर देंगे, ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, बात को मैंने बहुत ज़्यादा कर ली बात आपसे। अच्छा देखें एक छोटी एक्सरसाइज है, ये जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, हमारे हैंडआउट में है ये, फिर मैं बात को आगे बढ़ा दूँ। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, रूल यहाँ लिखा हुआ भी है, थ्योरी मैंने यहाँ लिख दी है, यहाँ पे सारी थ्योरी अवेलेबल। ठीक है, टीफो एफ को क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा जल्दी से मुझे यार इसका आंसर बता दें प्लीज, कहाँ गया, किधर चला गया सवाल? अरे एक सवाल है छोटा सा, मिल नहीं रहा, मैंने आप लोगों के लिए रखा, ये रहा, जल्दी से मुझे बता दें इसकी कॉस्ट कितनी आएगी इसमें, जल्दी से क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बिजनेस 4 आइटम, इन सब में मुझे बता दें कि वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी आएगी, यानी कि जो हमारी फाइनल फिगर होगी इन्वेंट्री की वो क्या होगी, इसमें सब कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कॉस्ट भी बताई हुई है, सेलिंग प्राइस भी बताई हुई है, सेलिंग कॉस्ट भी बताई हुई है, एनआरवी आपको निकालनी पड़ेगी, नया डब्बा बनाना पड़ेगा एनआरवी का, और फिर आप बता दें हर किसी की इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी जल्दी करेंगे देखें यार प्लीज। ये मैं अगेन मैंने कहा ना, ये मैं आपसे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं खुद करने लगा हूँ, टाइम भी कम लगेगा, मगर मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो यार, मैं चाहता हूँ आप करो यार ये सॉल्व। कॉन्फिडेंस रहना कैसे खुलेगा यार, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वरना कॉन्फिडेंस लाने के लिए काम करना पड़ेगा ना भाई, कॉन्फिडेंस की जरूरत है हमें। ठीक है, फिर मैं आपको सबूत देता हूँ क्यों ये लोअर पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन हायर पे क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है, इस पर मैं सबूत दूंगा आपको। ठीक है, सबूत लेंगे बिल्कुल, एक सबूत आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद मुझे लग रहा है हमारी क्लास आज एंड हो जाएगी। आज शायद फीफो एफको पे बात नहीं हो सकेगी, फीफो एफको पे बात इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में कर लेंगे।
जी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें भाई, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनकी भी गुजारिश है, जल्दी करें क्या भाई। अच्छा एक बात बताएं, टोटल बेसिस पे करेंगे या इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे, ये एक सवाल है कि हम टोटल बेस पे करेंगे कि पहले सबका टोटल कर लेते हैं। कॉस्ट का टोटल आ रहा है 22, 38, 48 हज़ार, और एनआरवी में टोटल इसका कर लें। एनआरवी कितनी कितनी आ रही है, 7300, ऐसे ही निकलेगी ना, ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे ना, क्या अलग अलग निकालेंगे इंडिविजुअल या एग्रीगेट, टोटेलिटी पे निकालेंगे या इंडिविजुअल बेसिस पे निकालेंगे, जवाब दीजिए। 7300 आ रहा है, 17800 आ रहा है, 16800 आ रहा है। ऐड करें। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बहराम, मिसबा इमाम, फरिया खालिद, उसामा रईस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या इंडिविजुअल पे नहीं, एग्रीगेट, अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे। अब आप इस कॉलम को कंपेयर करेंगे कॉस्ट को एनआरवी से, कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करेंगे और लोअर पे जाएंगे। पहले केस में कौन बेहतर है, एनआरवी। एनआरवी एग्री करेंगे, पहले केस में एनआरवी जीत गया क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, हमें लोअर पे रिकॉर्ड करना है। लोअर की लॉजिक मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको इसके बाद फौरन। सेकंड केस में कौन बेहतर है, सेकंड केस में, सेकंड केस में भी एनआरवी बेहतर है। हाँ जवाब दे प्लीज, पार्टिसिपेट करेंगे यार। सेकंड केस कॉस्ट, कॉस्ट सही कह रहे हैं बहराम। थर्ड केस में, थर्ड केस में भी कॉस्ट है, ये एनआरवी है थर्ड केस में। तीसरे केस में सही कह रहे हैं उमर फारूक, खुशी, अहमद नईम, मिसबा इमाम सही कह रहे हैं, उमर फारूक सही कह रहे हैं। और लास्ट वाले केस में भी कॉस्ट, कॉस्ट ही कॉस्ट है जी, कॉस्ट ही कॉस्ट। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ए में आ रहा है 7300, बी में आ रहा है 14,000, सी में आ रहा है 16,000, डी में आ रहा है ये A4, सॉरी A1, A2, B1 एंड C1, सॉरी। कितना हो गया, बिल्कुल 43,000 आ रहा है। क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, सबके दिन में यही आया, सबका आंसर यही आया है। हाँ, और जिनका नहीं है उनका यही आने वाला था आंसर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना भाई, ऐसा ही है ना, उनका यही आंसर आने वाला था। हाँ ठीक है, नोट कर लें जल्दी, प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लें। कोई सवाल है किसी का या कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, पूछ लें। ठीक है, कॉस्ट और एनआरबी पे हमने बहुत डिटेल बात कर ली है। अब एक प्रूफ आपको देना है मुझे, एक सबूत आपको देना है कि ऐसा क्यों करते, तो करते क्यों। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ, प्रूफ वाई इन्वेंट्री रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी। अलहमदुलिल्लाह हमने बेसिक बातें कर ली हैं। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा क्यों लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, ये देख लें, ये करके क्लास एंड करेंगे। एक हमारे पास है जी केस 1, और एक हमारे पास है केस 2। आपको इनकम स्टेटमेंट का आइडिया है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट एनीवन प्लीज जवाब दें। थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एक प्रॉफिट स्टेटमेंट होती है जिसमें सबसे पहले आता है सेल्स, जिसके दो कॉलम होते हैं, ऐसा ही है, दो कॉलम होते हैं। एक आती है सेल्स, लेट से 10,000 रुपये, समझिएगा हाँ? ठीक है, केस 1 और केस 2 दो अलग अलग केसेस में बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद लेस करते हैं इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है, मुश्किल बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। कैफ 1 वाले में आप पढ़ लोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इतना मुश्किल नहीं है।
ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक आता है लेट से 1,000, फिर आप इसमें ऐड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेजेस जो भी आपके सामने। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर प्रोडक्शन बिजनेस है, वरना अगर परचेज बिजनेस है तो परचेज कॉस्ट लेट से वो है 6,000। सुनिएगा, फिर आप लेस करते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। लेट से क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया 2,000। सुनिएगा, 2,000 कितने का रिकॉर्ड किया? 2,000। तो इसके बाद आता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ये कितना हो गया? ये 6,000, 7,000, 5,000। ठीक है, ठीक है, ये केस 1 है, और से सुनिएगा। मैंने केस 2 में जानबूझ के इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सेल वही 10,000 है, ओपनिंग स्टॉक वही 1,000 है, वही प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 6,000 है, मगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने इस बार चेंज कर दिया। वही सेल 10,000 रिकॉर्ड की, वही लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गौर से देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक वही 1,000, बिल्कुल सेम। प्रोडक्शन कॉस्ट 6,000, मगर अब मैंने चेंज किया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने ओवरस्टेट कर दिया 500 से। क्या होगा? क्या होगा? 500 से ओवरस्टेट कर दिया, क्या होगा? ये 4500 हो जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? बताया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई हुई है कॉस्ट पे। इन्वेंट्री की कॉस्ट है 2,000, एनआरवी है 2500। आप मुझे बताओ रिकॉर्ड होने कितने में चाहिए? रिकॉर्ड होने कितने में चाहिए, जल्दी बता दो। अगर 2,000 कॉस्ट है और एनआरवी 2500 तो रिकॉर्ड होनी कितने में चाहिए? शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट, शुड रिकॉर्ड। हाँ, हाँ, क्या बताया था, क्या बताया था? अब आप मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई हुई है? कितने से? कितने से? एग्री करेंगे? 500 से इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई है, एग्री करेंगे? इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई है 500 से, एग्री करेंगे? देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी शक्ल नहीं देखनी है आपने, इसलिए नहीं आ रही ना। स्क्रीन पे देख रहे हैं, असल काम स्क्रीन पे हो रहा है भाई। तो आप मुझे बताएं प्रॉफिट भी कितने से ओवरस्टेट कर गया? Profit is also overstated by, profit is also overstated by, वहां पे प्रॉफिट था 5,000 और इधर प्रॉफिट हो गया 5500। प्रॉफिट कितने से ओवरस्टेट हो गया, जरा और से देखो। क्या ये खुला तजाद नहीं? हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया उस बकरे वाले की तरह, कंपनी की परफॉर्मेंस मोटी ताजी दिखा दी, हालांकि कंपनी का इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने याद है क्या कहा था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने याद है क्या कहा था? प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये बात की थी प्रूडेंस ने। सिंस, अब मैं नोट लिखने जा रहा हूं, जो आप नोट करेंगे क्लास एंड हो जाएगी। सिंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सिंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, since prudence concept instructed us not to overstate profits, therefore we can't
ओवर स्टेट इन्वेंट्री। क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा आता है? क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है? तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। देखें सबूत आपके सामने है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, यहाँ पे देखें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। एग्री करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है? ओपनिंग स्टॉक पे नहीं लगाएंगे, फरिया क्लोजिंग स्टॉक पे लगा दें तो ऑटोमेटिकली जो ओपनिंग होता है वो लास्ट का क्लोजिंग होता है ना। फरिया अगर मैं क्लोजिंग को सही कर दूंगा तो अगली बार का ओपनिंग भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्या ख्याल है? क्योंकि ओपनिंग कहाँ से आता है? ओपनिंग तो लास्ट टाइम की क्लोजिंग से आता है। जो जो लास्ट टाइम क्लोज होगा वही तो अगले दिन ओपन होगा ना। एग्री करते हैं? तो इसीलिए जो रूल बने हैं वो किसके लिए बने हैं? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक कम है यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट भी कम आया। एग्री करेंगे? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बकरे वाले की तरह आपने मोटा ताजा बकरा नहीं दिखाना, ओवर स्टेट नहीं करनी प्रॉफिट स्टेटमेंट पोजीशन आपने जाली नहीं दिखानी। सिंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू ओवरस्टेट प्रॉफिट देयरफॉर वी कांट ओवरस्टेट इन्वेंट्री। ठीक है ना? वी नीड टू reduce lower figure for inventory so that profit will also be lower। एग्री करेंगे? ताकि प्रॉफिट भी छोटा है, बड़ा ना है। उसको दुश्मनी किससे? बड़े प्रॉफिट दुश्मनी। तो दुश्मनी है गलत रिपोर्टिंग, उसको दुश्मनी है ओवर स्टेटमेंट से। मेरी बात समझ आ रही है? लिंक समझ आ रहा है कि आप अगर छोटा इन्वेंट्री दिखाओगे, अगर आप छोटी इन्वेंट्री दिखाओगे, अगर आप छोटी इन्वेंट्री दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट भी छोटा ही आएगा। अगर आप छोटी इन्वेंट्री दिखाओगे तो आपका इन्वेंट प्रॉफिट भी छोटा ही आएगा। ये बात समझ आ रही है? और अगर आप बड़ी इन्वेंट्री दिखाओगे, अगर आप बड़ी इन्वेंट्री दिखाओगे, अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री दिखाओगे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। वो कहता है ज्यादा प्रॉफिट हमारा दुश्मन है, धोखाधड़ी हो जाएगी, धोखाधड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अल्लाह माफ करे, मैं जहन से निकल गया, मुंह से निकल गया बस। हाँ, नहीं नहीं, चलो चेंज कर लेता हूँ। सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। नहीं बात कर रहा मैं कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। सिंपल कर लेते ना यार, ज्यादा स्टॉक होगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चले यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? इसको नोट कर लें प्लीज। ओपनिंग का ओवर स्टेटमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि, हाँ, ओपनिंग का उल्टा लिंक होता है। फिर ये मैं आगे जाके बात करूँ। आज सिर्फ क्लोजिंग को समझ लें, ओपनिंग में मैं नेक्स्ट आगे जाके बात कर लूंगा। ठीक है जी। तो आज हमारा ज्यादा फोकस कॉस्ट और एनआरवी पे था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे बात कर ली। कॉस्ट क्या होती है इस पे तबीयत से बात कर ली, एनआरवी क्या होती है इसको हमने खुल के देख लिया, बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस कर ली, और एंड में आके हमने एग्जांपल के थ्रू बात की कि अगर आप बड़ा स्टॉक दिखा दोगे तो बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बुरी बात है। बुरी बात है, प्रॉफिट को बैठे बैठे बढ़ाना नहीं है, आपको प्रॉफिट को कम दिखाना चाहिए। प्रूडेंस कहता है प्रॉफिट कम दिखा दो, मसला नहीं है, मगर ज्यादा ना दिखाओ। बकरे वाले की इतना ज्यादा बड़ी पोजीशन ना दिखाओ। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये नोट समझ आता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह रहे हैं प्रॉफिट ओवरस्टेट ना करो, नॉट टू ओवरस्टेट प्रॉफिट। इसीलिए कह रहा है कि इन्वेंट्री भी ओवरस्टेट ना करो, क्योंकि इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाएगी तो तुम्हारा प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा, जो कि गैर मुनासिब बात है, गैर इखलाकी बात है, जो कि गलत बात है। क्लियर है बात? ठीक है जी, यहीं तक रखें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आप थर्सडे को मिल लो मेरे साथ, ठीक है, यही 3 बजे इंशाल्लाह। परसों 3 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह। फीफो एफको पीरियोडिक परपेचुअल कार्ड बनेगा बड़ा जबरदस्त, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हम जो डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है यार, आपको अपना जैसे कहते हैं इसको रिवीजन करते रहे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप और लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, हो सकता है किसी और स्टूडेंट का भी फायदा हो जाए। ट्यूसडे थर्सडे क्लास होगी 3 बजे, ठीक है, रमजान में ये टाइमिंग है, ट्यूसडे थर्सडे 3 बजे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिनका एमएफए है वो एमएफए में आ जाए, एमएफए की क्लास शुरू होने वाली है।